मेरी बहन ने अपने पति को मेरे कमरे में भेजकर मेरे साथ। सच कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। लोग अक्सर अपनों की शिकायत करते हैं, मगर मैं तो इन्हीं को अपनी खुशकिस्मत समझती हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मेरे पापा रेलवे में एक नौकर का काम करते थे। मेरे पापा का एक दोस्त था जो बहुत अच्छा और गरीब था, मगर आदत का अच्छा था। वह हमसे अपने बच्चों जैसा प्यार करता था। मेरे पापा अपने दोस्त का बहुत मानते थे और हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की नसीहत देते थे। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार था, तभी मैं उनकी हर बात मानती और सुनती थी। मगर मेरी बहन चिड़चिड़ी थी, वह मेरी माँ पर गई थी। मेरी बहन को हमेशा ही कम पैसों की शिकायत रहती और उसको बाप पर गुस्सा आता था। कहती कि कितना जालिम बाप है जिसने हमारी इच्छाओं को दबाया और कम पैसों में खुश रहने का कहा। हालांकि कम पैसों में खुश रहना एक अच्छी बात है, यह तो खुद पर गर्व होने वाली बात है। मैं मेरी माँ को बताती कि अंजू ऐसा कहती है, इसे समझाइए। मेरे पापा अपने तनख्वाह का एक एक पैसा हम पर खर्च करते हैं और वो ये पैसे ईमानदारी से कमाते हैं, ना कि बेईमानी से। तो हम भला पापा से क्यों शिकायत करें, ये तो गलत बात है। इस बात पर माँ चुप हो जाती। कभी कहती कि अंजू बड़ी हो जाने पर सब समझ जाएगी, इसे झगड़ा मत किया करो। एक दिन चाय बनाकर मैं पापा को देने जा रही थी कि बातें करने की आवाज़ पर मैं ठठक कर रह गई। मेरे पापा दादी से कह रहे थे कि मंजू का रिश्ता तय हो जाए तो हम उनका मंगनी कर देंगे। अभी मैं चाय का ट्रे हाथ में पड़े दरवाजे पर खड़ी थी कि मेरी माँ आ गई। मुझे देखकर डांटा और कहा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, अंदर जाकर चाय दो, ठंडी हो जाएगी। तभी मैं जल्दी से दादी के कमरे में गई, उनके सामने रखकर अपने कमरे में वापस आई तो मेरा दिल धड़क रहा था। सोच रही थी कि न जाने किसके साथ यह मेरी शादी की योजना बना रहे हैं। रात भर मैं इन्हीं सोचों में घूम रही। कॉलेज गई तब भी यही सोच मेरे दिल पर हावी थी। ना जाने कौन होगा, किसके पल्ले मुझे बांधने वाले हैं। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। कॉलेज से वापस आई तो मेरे पापा के दोस्त आए थे। मैं समझ गई कि आज फिर मेरी शादी के मामले पर यह तीनों बैठकर बात करेंगे। सोचा कि छुप कर उनकी बातें सुन लूं, ताकि कुछ मुझे भी पता चले कि मेरी किस्मत का फैसला किसके साथ किया जा रहा है। खाने के बाद मेरी माँ ने हम बहनों को कमरे में जाने की इशारा कर दिया। अब मैं दरवाजे की ओट में कुछ भी सुन नहीं सकती थी। मैं काफ़ी बेचैन हो रही थी। किचन से मेरी माँ के बर्तन उठाने की आवाज़ आई तो पानी लेने की बहनें वहाँ चली गई। मैंने देखा कि मेरी माँ का चेहरा गुस्से से लाल था। इतने में दादी की आवाज़ आई, वह मुझे पुकार रही थी। मैं धड़कते दिल से गई तो मुझे देखकर मेरे पापा के दोस्त ने मुझे अपने पास बुला लिया और फिर 500 का नोट निकाल कर देने लगा। मैं पापा की तरफ देखा तो पापा ने कहा, ले ले बेटे। मैंने नोट ले लिया। तभी पापा के दोस्त ने खुश होकर मेरे पापा से कहा, अशोक, अब मंजू तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जैसे ही दीपक की नौकरी लगेगी वैसे शादी कराकर अपने घर ले आऊँगा। मैं शर्मा कर अपने कमरे में आ बैठी। दिल अभी तक धड़क रहा था और मुट्ठी में पापा के दोस्त का दिया 500 रुपये का नोट था। तभी अंजू ने सवाल किया कि क्यों बुलाया था दादी ने। मैं मुट्ठी खोलकर नोट दिखाई। मेरी मंगनी कर रहे हैं दीपक के साथ। बड़ी खुश हो रही बेवकूफ़, ऐसे गरीब घर में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा, भूख और प्यास, तरसती रहोगी जिंदगी भर हर चीज़ के लिए। जानती हो ना कि माँ इस रिश्ते पर बिल्कुल राजी नहीं है। वह हम दोनों की शादी अमीर घरों में करने के सपने देख रही है। तुम इनकार कर दो। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, पापा को दुख नहीं दे सकती। उनकी खुशी के लिए तो जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। वो लोग गरीब हैं तो क्या होगा, देखा ना हमसे कितना प्यार करते हैं। क्या इतना प्यार किसी गैर में घर में मिलेगा। रात दिन काम करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पर लग जाए। दीपक बहुत नेक और वफादार बेटा था, माँ की इज्जत और हर किसी के एहसान करने वाला। तभी मैं और पापा उसे पसंद करते थे। इन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आ गया और मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो गई। सब घर वाले मेरा रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए। माँ ने कहा, अब आगे नहीं पढ़ना, घर बैठो और घर के काम सीखो। लड़की को घर बसाने के लिए घर के सारे काम आने ही चाहिए। एक दिन पापा ने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया था। खाने के बाद सलाह होने लगा कि दीपक और मंजू की मंगनी किस दिन करनी है। आज दीपक भी इनके साथ आया था और मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। पापा ने बताया, मेरी बेटी ने बहुत अच्छे नंबर लाई है। उन लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी और फिर उसी दिन मेरी मंगनी की रस्म का दिन भी तय हो गया। मंगनी के दिन ज़्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया था, सिर्फ पापा के पुराने दोस्त आए थे। हमारी जिंदगियों के दिन वक्त के पर्व पर उड़ते जा रहे थे और हम एक खुशियों भरे घर में जी रहे थे। एक दिन मेरे पापा ड्यूटी पर थे।
कि अचानक फ़ोन पर खबर दी गई कि जिस ट्रेन में मेरे पापा ड्यूटी पर थे उसका हादसा हो गया। 2 ट्रेन आपस में टकरा गई। यह खबर हमारे लिए बहुत संकट भरा था। मैं तो खबर सुनते ही जहाँ भी वहाँ गिर गई। मेरी माँ ने चूड़ियाँ तोड़ दी और तेज आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। हमें पता चल गया था कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे घर की छत गिरा दी हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हमारे घर के हालात खराब हो गए। पहले भी पापा की तनख्वाह पर गुजारा हो रहा था और अब पापा की पेंशन ही हमारा आखिरी सहारा बन गई। इतने थोड़े पैसे में घर चलाना मुश्किल था। मजबूरन मुझे पापा के एक दोस्त की स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। एक दिन मैं स्कूल से पढ़ाकर लौट रही थी कि मेरे होने वाले ससुर को अपने घर से निकलते देखा। मैंने आगे बढ़कर प्रणाम किया तो मुझे हैरत हुई कि उन्होंने मेरे प्रणाम का जवाब भी नहीं दिया। न जाने ऐसी क्या बात हो गई थी कि मेरे होने वाले ससुर ने इस तरह का रवैया अपनाया। मैं मेरी माँ से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वह मंगनी तोड़ दिए हैं। अब इन्हें हमसे क्या नाता। इसका दोस्त जो नहीं रहा, रिश्ता अपने दोस्त की जिंदगी तक थी, अब वह किसी अमीर घराने का रिश्ता चाहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरी माँ की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आंसू तो थे जो रुकते नहीं थे। बगैर घर कैसे चलता। 5 साल नौकरी की, घर के हालात सुधर गए तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। इन्हीं दिनों स्कूल में एक सालाना फंक्शन हुआ और एक साहब कम उम्र बिजनेसमैन थे जो चीफ गेस्ट आए थे। हेड मास्टर साहब ने मुझे अपना परिचय कराया और उनके हाथ से इनाम दिलवाई। चीफ गेस्ट मुझे बहुत देख रहा था। एक दिन अंकल ने मेरी माँ को बताया कि आपकी बेटी के लिए एक अमीर बिजनेसमैन का रिश्ता आया है। यह रिश्ता इन्हीं के गेस्ट का था जो कि कम उम्र का बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी माँ से मेरा जिक्र किया। उनके घर वाले अंकल के पास आए और मेरे बारे में पूछताछ किया और अंकल ने माँ से कहा। मेरी माँ बहुत खुश हुई। मेरा रिश्ता मानव से हो गया। यह लोग वाकई बहुत अच्छे थे। अमीर थे मगर गुरूर की कोई चीज़ नहीं थी। दौलत की वजह शराफत पर यकीन रखते थे। दीपा को खोने का तो दुख था मगर जब अच्छा पति मिला तो मैं हर बात भूल दी, क्योंकि दीपक की मंगनी जरूर हुई थी मगर हमारा कोई रोमांस वाला अफेयर कभी नहीं रहा था। एक ननद थी और एक देवर था। देवर का नाम अमय था। वह मेरा हम उम्र का था और इज्जत करता था। मैं इसे छोटा भाई मानती थी। वह अभी भाभी के रिश्ते की इज्जत करते हुए हर बात मुझसे पूछ कर करता। जो कहती हर बात सिर झुकाकर मान लिया करता था। मेरी ननद अमेरिका में रहती थी। जल्द ही अपनी माँ को भी अमेरिका बुला लिया। वह इन्हें घुमाना चाहती थी। अब घर में देवर और मैं रह गई। मेरा पति बिजनेस के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में जाते थे। इन्हें इतनी चिंता नहीं था क्योंकि मैं घर पर अकेली नहीं हूँ बल्कि उनके भाई के साथ हूँ। मेरी शादी को 6 माह गुजर गए थे। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अकेले में भी घबराता तो देवर से कहती, अमय अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी दुल्हन आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी और मेरा जी भी बहलेगा। कोई लड़की पसंद है तो बता दो। एक दिन वह बोला, भाभी अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मुझे आपकी बहन पसंद है। आप इसके साथ मेरी शादी करवा दें। मैं अपने पति को बताया और मेरी माँ के पास अमय का रिश्ता लेकर चली गई। हमारे घर की खुशियाँ दोबारा हो गई। मैं खुश थी कि मेरी बहन आ गई। जानती नहीं थी कि इसकी सोच और तरक्की हो जाएगी। दिक्कत जल्दी शुरू हो गया। कारण ये था कि मेरा देवर जो मेरी बहुत इज्जत करता था, हर मामले में इज्जत देता था, यह बात मेरी बहन को पसंद ना आई। वो चुप थी लेकिन मेरे लिए अंदर ही अंदर गुस्सा पालती थी। जब ये दोनों शहर को बाहर जाते तो अमय मुझे यूं इजाज़त लेता जैसे बेटे माँ को उससे पूछ कर कहीं जाते हैं। वह अक्सर जिद करता, भाभी आप भी हमारे साथ चलिए। घर में अकेले क्या करेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन गुस्सा करती है और अंदर अंदर अपने पति से लड़ती है कि तुम क्यों मेरी दीदी से पूछ कर जाते हो, इसे कबाब में हड्डी क्यों बनाते हो। यह बात मेरे देवर ने मुझे ना बताई। वह ऐसी बातें छुपा जाता था कि मुझे दुख ना हो, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन मेरी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। एक दिन मैं किचन से निकली तो बहन को अपने कमरे से निकलते देखा। ना जाने वह वहाँ क्या करने गई थी। फिर मैं अपने पति को फ़ोन किया कि वह जल्दी घर आ जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर जब मैं टेबल से फ़ोन उठाना चाहा, वहाँ मेरा सेल फ़ोन मौजूद नहीं था। मैं बाहर ढूंढा मगर ना मिला। तभी अंजू कमरे में आ गई। बोली, क्या बात है, क्यों परेशान हो। गर्मी सी महसूस हो रही है, सर दर्द कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कहने लगी, इसे पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहन के कहने पर मैंने जूस पी लिया, जिससे उस वक्त तो कुछ राहत महसूस हुई मगर फिर नींद आ गई। मैं सो गई। हुआ यह था कि अंजू ने मेरा सेल फोन उठाकर अपने पास रख लिया, जिस पर मुझे पति ने उस रात मैसेज किया था, मैं 10 बजे तक घर आ जाऊंगा, एक पार्टी को डिनर कराना है। मुझे इसने जूस में नशा मिलाकर पिलाया और सुला दिया। कुछ वक्त ऊपर हो गया तो अपने पति से बोली, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक बेहोश पड़ी है,
अमय, लगता है इनको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा करोगे तुम इसके पास रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ और इनको अस्पताल ले जाते हैं। क्या खबर मानव भाई कब तक आएंगे? उनकी एक बिजनेस पार्टी के साथ डील चल रही है, वो डिनर पर गए हैं। अमय मेरे कमरे में कुर्सी में बैठ गया और अंजू अपने कमरे में जाने से पहले गेट पर गई। इसने मेन गेट का अंदरूनी लॉक खोल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। बदनीयत ना जाने अपने कमरे में न जाने से पहले मेरे कमरे का दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दिया। अमय ने समझा वो ऐसे ही बंद कर दी है। वो कमरे में अखबार पढ़ रहा था। उसी समय मानव घर आ गए। इस वक्त 10 बजे का वक्त था। वो सीधा कमरे की तरफ आए, जो बाहर से नहीं खुल सकता था जब तक हम अंदर से बटन को न दबाते। नॉक किया तो अमय ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने मानव खड़े थे। वह अंदर आए। मैं बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। तभी उन्होंने सवाल किया, अमय, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो और अपने कमरे को लॉक क्यों किया हुआ था? मैंने लॉक नहीं किया भाई, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि अंजू कपड़े बदलने गई हुई है और हम अभी भाभी को लेकर अस्पताल ले जाने वाले थे। हम समझ रहे थे कि शायद आप देर से घर आएंगे। मैं फ़ोन पर मैसेज करके अपना तमाम प्रोग्राम बता दिया था। किधर है फ़ोन? अंजू ने मेरे सो जाने के बाद मेरा फ़ोन टेबल पर रख दिया था। उन्होंने फ़ोन उठाया और दिखाया कि देखो, मैंने रात 10 बजे तक आने का कहा था, ठीक टाइम पर आ गया हूँ। अंजू कहाँ है? यह कहकर कमरे में गए तो देखा वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। इसने नींद की गोली खा ली थी। इसको सोता पाकर मानव का पारा चढ़ गया और छोटे भाई से उलझ पड़े। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बीवी अस्पताल जाने के लिए कपड़े बदलने गई थी, पर वह तो अपने बिस्तर पर सो रही है। आखिर यह क्या बात है? बात कुछ ना था, बस बहन से जलन की बात थी। अंजू चाहती थी कि वह राज करे, जबकि अमय का ख्याल था कि वो बड़ी भाभी है, घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो बड़े भाई और भाभी ही बुजुर्ग हैं, इनकी बात मानना ही ठीक है। इसे हर बात पूछकर उनकी मंजूरी से कदम उठाना ही ठीक है। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन मेरे से जलन में इतनी आगे तक चली जाएगी। मानव हम पर शक नहीं करते थे, मगर वह झूठ पर गुस्सा जरूर करते थे। इन्हें झूठ पसंद नहीं था, खुद भी नहीं बोलते थे और नहीं बर्दाश्त करते थे। उस दिन वह यही समझे कि हम अमय इन्हें झूठी कहानी सुना रहा है, जबकि इसकी बीवी अपने कमरे में सो रही है और मेरी बीवी भी सो रही है। ना जाने वो कमरे में क्यों मौजूद था। बड़े भाई के आगे अमय की जबान न खुल सकी, मगर बीवी की मक्कारी इस बात पर साबित हो गई कि वह दरअसल मुझे और अमय को मानव की नज़रों में गिराना चाहती थी। पति को छोटा साबित करना चाहती थी, ताकि अलग अलग घर में रहने का जवाब बन जाए। आपस में भाई लड़ाई होकर अलग हो जाएं। वह मेरी अहमियत के एहसान से निकलना चाहती थी कि अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहना इस तकलीफ देती थी। भाइयों के प्यार में दरार पड़ गई तो वह भी अमय के दिल से उतर गई और उसने बीवी को तलाक देने का मन बना लिया। जज्बात और गुस्से में कदम उठाए, मगर उसकी माँ को इस कदर दुख हुआ कि उन्होंने मानव पर भी दबाव डाला और यह मेरी भी तलाक हो गई। यूँ मेरी बहन की करतूत की वजह से हमारा हंसता बसता घर भी उजड़ गया। अगर वो चाहती तो हम एक साथ खुशी खुशी एक घर में रह सकते थे। आज मेरी माँ जिंदा नहीं है। हम दोनों बहनें साथ रहने पर मजबूर हैं। दूसरे के घर में नौकरानी का काम करके गुजारा कर रहे हैं और गुजरे वक्त को याद करके ठंडी आंखें भरती हैं। सुना है कि अमय विदेश चले गए और मानव ने दूसरी शादी कर ली। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।